नमस्कार। मेरे प्रिय बैंक रिटायरी साथियों, कुछ विचारणीय प्रश्न हमारे सामने हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन को रिटायरीज़ जो पहले रिटायर हो चुके हैं और उनके सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार है? और ये अधिकार है तो ये अधिकार उन्हें कैसे प्राप्त हुआ है? क्योंकि वो पेंशनर जो बैंकों से रिटायर हो चुके हैं और 1993 से आज तक रिटायर होते आ रहे हैं, वो किसी भी वर्किंग यूनियन के मेंबर नहीं हैं और वर्किंग यूनियन को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो उनके बारे में कोई निर्णय ले सके। दूसरी बात ये है कि चाहे वो आईबीए है, चाहे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है, दोनों गैरकानूनी और असंवैधानिक संस्थाएं हैं, क्योंकि दोनों किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हैं और ना उनको पेंशनरों के बारे में किसी भी प्रकार के निर्णय का अधिकार है। रेगुलेशन 35(1) अमेंडेड 2003 के अनुसार पेंशन का अपडेशन उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार रिजर्व बैंक में पेंशन का अपडेशन हुआ है। पेंशन का अपडेशन हो, चाहे 100% डीए 2002 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को देने की बात हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस एट द कॉस्ट ऑफ बैंक की बात हो, ये सभी चीज़ें समान रूप से सभी को मिलनी चाहिए। और जो सब्सिडी का धंधा बैंकों ने दिखाया कि साहब हम कुछ को सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ को नहीं दे रहे हैं, आज तो ऐसी स्थिति है कि जो एग्जीक्यूटिव्स पुराने रिटायर हुए हैं और जिनको अभी 30% का लाभ मिला है, उनकी पेंशन जो है, फैमिली पेंशन भी आज जो जिन लोगों को पेंशन मिल रही है, जिन्होंने बैंकों में 38 साल, 39 साल, 40 साल नौकरी की है, उससे ज़्यादा है। दूसरी बात यह कि आरबीआई ने ये सारी चीज़ें जो 100% डीए है, मेडिकल है, हमारा जो अपडेशन है, उसके लिए लड़ाई लड़ने के बाद सरकार से अनुमति लेकर उसको अप्रूव कर दिया। और जब एक जगह एक नियम लागू होगा तो हमारे नियम कैसे उनसे अलग हैं? हमारे नियम वही नियम हैं और जो 29 अक्टूबर 93 को हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो यही एग्रीमेंट था कि जो पेंशन अपडेट जिस तरह से रिजर्व बैंक में दी जा रही है, बाकी पीएसयू बैंकों में भी उसी तरह दी जाएगी। और फिर भी आपने रेगुलेशन 56 में लिखा कि जहाँ कहीं भी कोई किसी तरह की हम लोगों को ये लगेगा कि भाई इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो क्लैरिटी जो है सेंट्रल सिविल पेंशन रूल 1972 के अनुसार होगी। ये चीज़ क्यों नहीं है समझ में आ रही है, क्यों लागू नहीं की गई है? बैंक जो हैं वो 10 करोड़ रुपए का एनपीए माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल वार्षिक 3000 करोड़ रुपए का पेंशन अपडेशन का रिजर्व बैंक के अनुसार भार है, उसके लिए मना कर रहे हैं। जबकि इतना पैसा तो रीजनल जोनल मीटिंगों में हर साल खर्च कर दिया जाता है और ये पैसा किसी एक बैंक का नहीं है, ये तो 58 बैंकों को दिया जाना है, 58 बैंकों में डिवाइड होना है जहाँ पे ये स्कीम लागू है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि वेज रिवीजन और पेंशन रिवीजन जो है इनसेपरेबल हैं। और जो आज आईबीए ये बात कह रही है कि साहब जो है एडिशनल कॉस्ट चाहिए, क्या वेज रिवीजन के लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं चाहिए? जो उन्होंने इस पेंशन को लागू होने के बाद बार बार जो जितने बायपर्टाइट 5 बायपर्टाइट किए उनमें कोई उन्होंने उनके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ा, खाली पेंशन का लोड पड़ता है, उनके ऊपर वेज रिवीजन का कोई लोड नहीं पड़ता है। ये इस तरह की बातें जो करते हैं ये बिल्कुल एकदम गलत बातें हैं। जबकि कुल बैंकों के ऊपर कुछ बैंकों के ऊपर तो ऐसे हैं जिनके ऊपर 20-25 करोड़ का कुल भार पड़ना है। बड़े बैंकों के ऊपर मान लीजिए स्टेट बैंक है या और बड़े बैंक है, उनके ऊपर ज़्यादा भार आएगा और वहाँ सफिशेंट पेंशन फंड ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है। ये जो एडिशनल कॉस्ट की बात पिछले 15 सालों से की जा रही है, ये सही मायनों में आपकी कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप हर बार कहते हैं एक्चुअरी रिपोर्ट, कितनी एक्चुअरी रिपोर्ट आपको चाहिए? वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो इसको कितना टाल चुके हैं और अब ये टालना आगे संभव नहीं है। 15 साल बाद बीत गए इस निर्णय को, और चूंकि ये गैंग बन गया है जिसके अंदर जो है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के CHV बदली शामिल है और दूसरी ओर आईबीए
शामिल है। ये गैंग जानबूझ करके रिटायरीज़ के प्रति जो है बिल्कुल एकदम गलत रवैया अपनाए हुए है और लगभग 2 लाख रिटायरीज जो हैं 1993 से अब तक मर गए हैं और उनको कोई लाभ नहीं मिला है। ये सारा पैसा बच गया। जो आपने ट्रिपल डीए का फार्मूला लागू किया उसकी आप कॉस्ट समझ रहे हैं, उसको इंडस्ट्री में लगभग 8,000 करोड़ रुपया डीए कम पे किया गया है। ये छोटी मोटी रकम है। अपडेशन का भार तो केवल 3,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़ तो बैंकों ने केवल डीए आपको ट्रिपल डीए में बचा लिया है। ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट हैं। दूसरी बात ये, जो आदमी कहता है आम का पेड़, उसको पता ही नहीं है आम क्या होता है और आम का पेड़ क्या होता है जी। वो इस तरह की बातें ना करें, नहीं तो लोग बाग जो है उनको आज नहीं तो कल जूतों की माला पहनाएंगे, है जी। आपने जितने एग्रीमेंट किए सब में आपने गड़बड़ की। आपने 1616 1684 का एग्रीमेंट किया, आपको अगले बाइपेटाइट में वो वापस लेना पड़ा क्योंकि आपका एग्रीमेंट इलीगल था। आपने स्पेशल अलाउंस को कह दिया कि साहब ये पेंशन के लिए काउंट नहीं करेगा। कोर्ट ने निर्णय दिया कि आपकी बात गलत है। जब आपको पता चल गया तो अब आपने डिमांड लगा दी कि साहब जो है इस स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में शामिल किया जाए। आप गलत निर्णय खुद करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके गलत निर्णय को लोग जो है सम्मान दें। कोई आपके गलत निर्णय को सम्मान नहीं देगा। पेंशन अपडेशन तो एक सेट फार्मूला है कि वेज रिवीजन एंड पेंशन रिवीजन आर इनसेपरेबल, वो उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। और जो टोटल आप लोड निकालते हैं कि साहब इस बाइपेटाइट का या इस सैलरी रिवीजन का लोड होगा, उसमें पेंशन का लोड शामिल होना चाहिए। ये जो चीज़ आप कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और ये कहीं भी किसी भी कोर्ट में टिकने वाली नहीं है। आज नहीं तो कल ये आपको ठीक करनी ही होगी। आपको डीएफएस ने कहा, आपको खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई इनकी पेंशन कम है। 175 रुपये आप फैमिली पेंशन दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं सफिशेंट है? 175 रुपये में आपको 2 घंटे के लिए मजदूर नहीं मिलेगा और वो आप मासिक पेंशन देना चाहते हैं। इस प्रकार के निर्णय केवल और केवल बुद्धिहीन लोग कर सकते हैं। मैं किसी को कोई गलत बात नहीं कहना चाहता, लेकिन वास्तव में ये एक अन्याय की प्रकाष्ठा है और ये समाप्त होनी चाहिए। और अगर ये आईबीए और यूनाइटेड फोरम को सरकार एक तरफ रख देती है और सरकार निर्णय लेती है कि जो रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन किया वो इन बैंकों में लागू होगा, तो इस समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है। और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस समाधान को तुरंत लागू करें। जो इन लोगों ने ये एक फैला रखा है कि साहब बहुत कॉस्ट है, बहुत कॉस्ट है। 10 लाख करोड़ एनपीए वॉश आउट करते हुए आपको कॉस्ट नज़र नहीं आई। आपको 3,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक के अनुसार जो आपको 58 बैंकों को देना है मिला करके, वो आपको नज़र आ रहा है। ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जो हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है। और फैमिली पेंशन का सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिला है तो वो एग्जीक्यूटिव्स को मिला है, वो छोटे एम्प्लॉय को कोई लाभ नहीं उसका मिला है। क्योंकि वो तो पहले से जो चपरासी था, जो क्लर्क था, तो ऑलरेडी 30% पेंशन पा ही रहा था। या कुछ ऑफिसर्स थे जिनको नहीं मिल रहा था, उनको थोड़ा लाभ मिला। सबसे ज़्यादा लाभ सीलिंग हटने का, जो 3,400 के लगभग की एक सीलिंग थी, वो 9,400 के लगभग की सीलिंग थी, वो हटने का फ़ायदा किसको मिला? आज 50,000 60,000 अगर फैमिली पेंशन पा रहे हैं तो कौन पा रहे हैं? वो एग्जीक्यूटिव्स पा रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम गलत बात है कि आप जो है एक गलत एटीट्यूड अपनाए हुए हैं। आप एक समझिए, राव साहब को आपने कह दिया कि साहब एक कमेटी बनाएंगे, रिपोर्ट देंगे, और वो रिपोर्ट अब उनको 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिल गया, रिपोर्ट उन्होंने दी नहीं। क्यों रिपोर्ट नहीं दी? क्योंकि आपके मन में इस काम को करने की कोई प्रायोरिटी नहीं है। इस काम को आप करना नहीं चाहते हैं, आप जानबूझ के इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं और एक गैंग स्थापित कर लिया आप लोगों ने, और उस गैंग की वजह से ये पेंशन का मामला जो है रल रहा है। हमने प्रधानमंत्री को भी कहा, प्रधानमंत्री से के सामने भी हमने इस विषय को रखा, हमने फाइनेंस मिनिस्टर के सामने भी रखा कि जो प्रोविजनिंग की जा रही है वो प्रोविजनिंग गलत है जी। पेंशन फंड में आपको उसी रेशो में पैसा डालना चाहिए जिस रेशो में आप वेज रिवीजन का डाल रहे हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे ये समस्या हल नहीं होगी। अब लगता है कि सरकार इस विषय में थोड़ी गंभीर हुई है और ये मामला शीघ्र ही हल होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और सभी रिटायरीज से हम अनुरोध करते हैं कि इस मामले को हर स्तर पर, हर जगह, हर फोरम पर उठाएं, ताकि ये जो जिन लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं इनकी आंखें खुलें, चाहे वो रिटायरीज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हों और चाहे वो वर्किंग यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हों। थैंक यू वेरी मच।